ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ये कहानी सिर्फ बम और पिस्तौल की नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे विचार और एक नए हिंदुस्तान के सपने की है। उनकी पूरी कहानी का, उनके हर एक्शन का जो सार है, वो एक सवाल में छुपा है। एक ऐसा सवाल जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है। जब सत्ता बहरी हो जाए तो उससे अपनी आवाज सुनाने के लिए क्या करना पड़ता है? और इसी एक सवाल ने उनके हर कदम को एक दिशा दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक घटना से जिसने पूरे देश का, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हमारा पहला हिस्सा एक ऐसा धमाका जिसे सुनने के लिए ही किया गया था। जरा सोचिए, जगह है दिल्ली, तारीख 8 अप्रैल 1929। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी ब्रिटिश भारत की सत्ता का वो सेंटर जहां से लाखों हिंदुस्तानियों की किस्मत के फैसले हो रहे थे। माहौल गंभीर था, बहसें चल रही थीं, लेकिन उस दिन वहां मौजूद किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास बदलने वाला है। और फिर अचानक एक जोरदार, कान फाड़ देने वाला धमाका। पूरा चैम्बर धुएं से भर जाता है। चीख पुकार, अफरा तफरी, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। एकदम अराजकता का माहौल। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई आम हमला नहीं था। धमाके के बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। बमों को जानकर डेलिबरेटली खाली जगहों पर फेंका गया था। मकसद किसी को मारना था ही नहीं, मकसद था अपनी बात पहुंचाना। और फिर गैलरी से पर्चे फेंके गए, नारे गूंजे और दो नौजवान भागे नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। और उन पर्चों ने उनके इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उन पर लिखा था, और ये लाइन इतिहास में दर्ज हो गई, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो ये हिंसा नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, अपनी आवाज को सबसे ऊंचे मंच तक पहुंचाने का एक जरिया। तो ये तो थी घटना, क्या हुआ ये हमने देखा। लेकिन असली सवाल है, क्यों? आखिर ये सब करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? कौन थे ये लोग और ऐसी क्या आग थी उनके अंदर? चलिए अब इस क्यों को समझते हैं। तो ये थे वो तीन दोस्त, वो तिकड़ी, भगत सिंह जो इस ग्रुप के विचारक थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे, सुखदेव थापर जो ऑर्गेनाइजर और प्लानर थे, पूरे ऑपरेशन के पीछे का दिमाग, और शिवराम राजगुरु जो एक अचूक निशानेबाज थे, एक्शन लेने वाले। देखिए, कोई भी क्रांतिकारी एक रात में नहीं बनता। इसके पीछे सालों का गुस्सा, सालों का दमन होता है। 1919 का जलियांवाला बाग, उस वक्त एक बिल्कुल नौजवान भगत सिंह के दिमाग पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। फिर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध, और फिर वो दिन जब पुलिस लाठीचार्ज में देश के बड़े नेता लाला लाजपत राय की जान चली गई। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। इसके जवाब में इन तीनों ने एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को मार गिराया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये सिस्टम को एक सीधी चुनौती थी। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, उनके एक्शंस सिर्फ गुस्से या बदले से नहीं निकले थे। इसके पीछे एक बहुत साफ विजन था, एक नए हिंदुस्तान का सपना था। तो क्या था ये सपना? चलिए देखते हैं। उन्होंने एक संगठन बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, इस नाम में ही उनकी पूरी विचारधारा छिपी थी। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, पूर्ण स्वतंत्रता और एक समाजवादी राज्य। उस समय में आज़ादी की लड़ाई के समझिए दो रास्ते थे। एक तरफ थी मुख्यधारा की राजनीति, जिसका लक्ष्य था डोमिनियन स्टेटस, यानी ब्रिटिश राज के अंदर ही थोड़ी बहुत आज़ादी। लेकिन दूसरी तरफ थे ये लोग, HSRA के क्रांतिकारी, जिन्हें ये आधी अधूरी आज़ादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उनका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आज़ादी। और उनका तरीका? सीधी कार्रवाई, क्रांति। जैसा मैंने कहा, वो सिर्फ आंदोलनकारी नहीं थे, वो पॉलिटिकल विचारक थे। आज़ाद हिंदुस्तान कैसा होगा, इसका पूरा खाका था उनके पास। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां धर्म के नाम पर कोई झगड़ा ना हो, एक समाजवादी समाज जहां अमीर गरीब का भेदभाव ना हो, जहां इंसान के हाथों इंसान का शोषण खत्म हो, और सत्ता हो मजदूर और किसानों के हाथों में। और उनका वो मशहूर नारा, इंकलाब जिंदाबाद, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये उनकी पूरी फिलॉसफी थी। क्रांति अमर रहे, इसका मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि उस पूरे शोषक सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना था जो इंसान का शोषण करता है। और यही इनकलाब का रास्ता उन्हें अपनी जिंदगी के आखिरी अध्याय तक ले आया। एक ऐसा अध्याय जो सबसे ज्यादा मार्मिक है, मुकदमा, शहादत और विरासत। गिरफ्तार होने के बाद भी उनकी लड़ाई रुकी नहीं, बल्कि और तेज हो गई।
उन्होंने अदालत को ही अपना मंच बना लिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से उनके विचार पूरे देश तक पहुंचे। जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के खिलाफ उन्होंने एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। आखिर में फैसला आया, मौत की सजा। और 23 मार्च 1931, वो दिन जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। और जब वो शहीद हुए तो भगत सिंह और सुखदेव की उम्र क्या थी पता है? सिर्फ 23 साल। सोचिए, 23 साल, एक ऐसी उम्र जिसमें लोग अपना करियर, अपना भविष्य प्लान करते हैं। उस उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी दे दी। और राजगुरु, वो तो सिर्फ 22 साल के थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि कितनी कम उम्र में उनके दिलों में आज़ादी की कितनी बड़ी आग जल रही थी और उनके दिमाग में कितना बड़ा सपना था। शायद भगत सिंह के खुद के शब्द इस बात को सबसे बेहतर तरीके से बताते हैं। वो मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं पर मेरी आत्मा को नहीं। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत उनकी जिंदगी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित होगी। और आज भी उनकी विरासत पर बहस होती है। कुछ लोग उनके तरीकों पर सवाल उठाते हैं तो कुछ उनके साहस और बलिदान को सलाम करते हैं। तो सवाल वही आ जाता है, इतिहास उन्हें कैसे याद रखे? शहीद जिन्होंने देश के लिए जान दी, या उग्रवादी जिन्होंने हिंसा का रास्ता चुना? इसका जवाब शायद इस बात पर